स्टार्ट करते हैं कॉस्ट क्लासिफिकेशन चैप्टर की एग्जाम किट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है प्राइम कॉस्ट कंप्राइजेज ऑफ। तो प्राइम कॉस्ट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? तो प्राइम कॉस्ट में आपको पता है सारी की सारी डायरेक्ट कॉस्ट इंक्लूड होती हैं। सम ऑफ ऑल डायरेक्ट कॉस्ट इज नोन एज प्राइम कॉस्ट। ऑप्शन सी जो है हमारा आंसर होगा। उसके बाद है अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट इज वन दैट। अब सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसमें कुछ हिस्सा फिक्स होता है और जिसमें कुछ हिस्सा वेरिएबल होता है। तो आंसर जो इसका होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। सेमी वेरिएबल कॉस्ट इज वन दैट कंटेन्स एन एलिमेंट ऑफ बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। इंक्रीज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू आउटपुट वो वेरिएबल होती है। बाकी जो रिमेन कांस्टेंट होती है वो आपकी फिक्स कॉस्ट होती है। तो ऑप्शन सी जो आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद है आर द कॉस्ट लिस्टेड बिलो ट्रीटेड एज अ फिक्स कॉस्ट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये जो कॉस्ट नीचे बताई हुई है क्या ये फिक्स कॉस्ट होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में या नहीं? डेप्रीसिएशन बेस्ड ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब डेप्रीसिएशन जो है वो क्या होता है? सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। एक इमेजिनरी एक्सपेंस हम चार्ज करते हैं। डेप्रीसिएशन के दो मेथड्स होते थे, एक होता था स्ट्रेट लाइन, एक होता था रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब स्ट्रेट लाइन मेथड में ये होता था कि जो कॉस्ट है, फॉर एग्जाम्पल एसेट की कॉस्ट 1000 है तो उसकी यूजफुल लाइफ 10 है। तो जो उसका डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस होता था वो होता था $100 आ गया, यानी कि हर साल जो है एसेट एसेट की डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे वो 100 होगी। उसके बाद रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता था जिसमें हम एक परसेंटेज वाइज एसेट को डेप्रिसिएट करते थे। जैसे अगर उसकी कॉस्ट 1000 है तो हम कहते थे कि 20% पे हम उसको डेप्रिसिएट करेंगे तो डेप्रिसिएशन चार्ज आ जाता था 200। अब अगले साल की जो डेप्रिसिएशन होती थी वो 1000 - 200 हम 980 पे चार्ज करते थे। 980 मल्टीप्लाई बाय 20%, जो भी आंसर आता था ऊपर वाले से डिफरेंट होता था। अब यहाँ पर कंफ्यूजन ये होती है कि स्टूडेंट रिड्यूसिंग बैलेंस को देख के ये कहता है कि यार रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में तो हर साल डेप्रिसिएशन की अमाउंट चेंज हो रही है ना, तो वो तो फिक्स नहीं होगा। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है एग्जाम में या क्वेश्चंस में, अनलेस अगर वो ये चीज नहीं मेंशन करता ना कि लॉन्ग टर्म या मोर देन एन ईयर, इसका मतलब यही है कि वो एक साल के अंदर अंदर टर्म की ही बात कर रहा है। ठीक है, जैसे अगर उसने फिक्स कॉस्ट लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो विद इन 1 ईयर की ही बात कर रहा है कि वो क्या चीज जो है वो फिक्स रहती है एक पीरियड में। ठीक है, तो ये जो डेप्रिसिएशन है ना, चाहे ये स्ट्रेट लाइन मेथड हो चाहे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो, एक साल की तो सेम होगी ना, विद इन ईयर सेम होगी। जैसे 200 इस साल की है फर्स्ट ईयर की तो 200 ही रहेगी ना। डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस फॉर द पीरियड होता है वो 200 ही रहेगा, तो वो एक्सपेंस तो सेम रहेगा ना। अगले साल जाके वो चेंज हो जाएगा तो अगले साल के लिए वो फिक्स कॉस्ट हो जाएगी। विद इन दिस ईयर तो डेप्रिसिएशन चाहे वो स्ट्रेट लाइन मेथड हो या रिड्यूसिंग हो वो पीरियड कॉस्ट होती है, तो वो तो फॉर द होल पीरियड सेम ही रहती है। इसीलिए डेप्रिसिएशन जो है हमारी फिक्स कॉस्ट होगी। तो ये यस आएगा। मटेरियल्स यूज इन प्रोडक्शन, क्या ये फिक्स कॉस्ट है? नहीं। जितनी ज्यादा आप प्रोडक्शन करेंगे उतना ज्यादा आपको मटेरियल चाहिए होगा, उतनी ज्यादा आपकी कॉस्ट लगेगी, तो ये तो वेरिएबल कॉस्ट होगी। इसीलिए जो है ये हमारा नो होगा, हमने फिक्स कॉस्ट बतानी थी। इसके बाद है यूज अ टिक टू इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट। इनमें से कौन सी चीज है जो डायरेक्ट कॉस्ट को करेक्टली डिफाइन कर रही है? अ कॉस्ट विच कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स बजट होल्डर, नहीं ये तो कोई डायरेक्ट कॉस्ट ना हुई। कॉस्ट जो कि जो बंदा ये कॉस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, अगर वो उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता तो वो अनकंट्रोलेबल कॉस्ट होती है, यानी कि उसकी डिसीजन से कुछ उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता तो अनकंट्रोलेबल होती है, तो ये तो नहीं है। एक्सपेंडिचर विच कैन बी इकोनॉमिकली आइडेंटिफाइड विद इन स्पेसिफिक कॉस्ट यूनिट, वो खर्चा जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो एक कॉस्ट यूनिट में स्पेसिफिकली, वो आपका डायरेक्ट कॉस्ट कहलाता है। तो यस, डायरेक्ट कॉस्ट होती है थी ना कि आप डायरेक्टली स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो, ट्रेस कर सकते हो, एट्रीब्यूट कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो किसी कॉस्ट यूनिट या सेंटर में, वैसी कॉस्ट को आप डायरेक्ट कॉस्ट कहते थे। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद है प्रोडक्शन ओवरहेड्स कंप्राइजेज ऑफ। प्रोडक्शन ओवरहेड्स में क्या क्या चीज शामिल होती है? तो ओवरहेड्स का मतलब आपको पता है इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, और प्रोडक्शन का मतलब होता है जिसका ताल्लुक प्रोडक्शन से हो। तो वो इनडायरेक्ट कॉस्ट जिसका ताल्लुक प्रोडक्शन से हो उसको आप प्रोडक्शन ओवरहेड कहते हैं। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट एक्सपेंस रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी, यानी कि वो इनडायरेक्ट कॉस्ट जिसका ताल्लुक प्रोडक्शन से है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम वुड बी ट्रीटेड एज एन इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनमें से किस आइटम को आप इनडायरेक्ट कॉस्ट कह सकते हो? तो ये वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताया था कि लो कॉस्ट पर यूनिट आइटम्स दैट आर
purchased in bulk, they can be treated as an indirect cost. तो wood used to make a chair, चेयर बनाने के लिए जो लकड़ी आपने इस्तेमाल किया, क्या वो डायरेक्ट कॉस्ट होगी? इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी? नहीं, वो डायरेक्ट कॉस्ट होगी। लकड़ी आप डायरेक्टली ट्रेस कर सकते हो, मेटल भी, उसकी लेग्स का जो मेटल लगा होगा चेयर को देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। फैब्रिक टू कवर द सीट ऑफ द चेयर, जो चेयर पे फैब्रिक लगा होगा वो भी आप पहली आई से जो है ना देख के बता सकते हो कि यार ये तो उसमें लगा हुआ है, ट्रेस कर सकते हो। स्टेपल्स टू फिक्स द फैब्रिक टू द सीट ऑफ द चेयर, जो स्टेपल्स यूज होते हैं, छोटे छोटे पिन्स यूज होती हैं। अब वो बजाहिर तो विजिबल होती हैं, ठीक है, बजाहिर वो विजिबल होती हैं, लेकिन हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर ऐसी चीज जो कॉस्ट पर यूनिट जिसकी खुद बहुत 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 मिनिमल है, एक स्टेपल की, एक पिन की बहुत बहुत मिनिमल कॉस्ट होती है, और वो आप बल्क में खरीदते हो, तो उसको आप इनडायरेक्ट कॉस्ट कह सकते हो। उसके तहत जो है ये ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद एक ग्राफ बना हुआ है, यहाँ पर ये मिस्टेक है तो इन डॉट्स को आप अवॉइड करें। ये कौन सा ग्राफ है? बिल्कुल जो जो यूनिट्स बढ़ रहे हैं कॉस्ट बढ़ रही है, ठीक है, तो ये जो ग्राफ होगा ये कौन सा ग्राफ होगा? यहाँ से जीरो, जीरो यूनिट्स थी तो कॉस्ट आपकी थी, जीरो यूनिट्स पे कॉस्ट आपकी 100 है, 10 यूनिट्स पे कॉस्ट आपकी 200 है, 20 यूनिट्स पे कॉस्ट आपकी 300 है, फिर उसके बाद 30 यूनिट्स पे कॉस्ट आपकी तकरीबन 450 के अराउंड बनती है। बल्कि यहाँ पर ये, अब यहाँ पर देखें, बाज़ाहिर तो ये एक स्ट्रेट लाइन आपको ग्राफ नजर आ रहा है, तो वेरिएबल कॉस्ट होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जब आपकी यूनिट्स जीरो थे ना, यूनिट्स जीरो, तब भी आपकी 100 कॉस्ट थी। जब आपके यूनिट्स जीरो थे तब भी आपकी कॉस्ट 100 थी, यानी कि जीरो यूनिट्स पे आपकी कॉस्ट फिर भी $100 थी। इसका मतलब ये है कि ये क्या चीज होगी, एक फिक्स एलिमेंट हो गया ना। ये चाहे लेवल ऑफ एक्टिविटी जीरो हो, ये कॉस्ट आपको देनी पड़ेगी, ठीक है, ये फिक्स एलिमेंट हो गया। उसके बाद जो जो यूनिट्स आपके बढ़ रहे हैं तो आपकी कॉस्ट में इजाफा आ रहा है। जो जो यूनिट्स आपके बढ़ रहे हैं तो आपकी कॉस्ट में क्या आ रहा है? इजाफा आ रहा है। इसका मतलब है कि ये कौन सी कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वेरिएबल एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये कौन सी कॉस्ट होगी? ये कॉस्ट जो है आपकी सेमी वेरिएबल कॉस्ट होगी। मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन करता हूं कि वेरिएबल ये क्यों नहीं है। वैसे बजाय तो स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है, वेरिएबल होनी चाहिए, लेकिन ये चीज अगर आप गौर से देखेंगे, जीरो यूनिट्स पे भी आपको कोई ना कोई कॉस्ट देनी पड़ी है 100। इसका मतलब है ये चीज फिक्स हुई ना, ये तो आपने देनी देनी है। इसके अबव आप 10 यूनिट्स पे जाते हैं तो तकरीबन कॉस्ट बढ़ी है, 20 पे मजीद बढ़ी है, 30 पे मजीद बढ़ी है। तो ये सेमी वेरिएबल का ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये इस चीज से आपको अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। बजायर तो ये कंफ्यूजन आपको क्रिएट हो जाती है कि यार ये तो स्ट्रेट लाइन है तो वेरिएबल होना चाहिए, लेकिन वेरिएबल तो आपको पता है ना कि वो पर यूनिट कांस्टेंट होता है और वो इंक्रीज करता रहता है। 1 यूनिट पे 10 है, 2 यूनिट पे 20, 3 पे 30। लेकिन ये जो कॉस्ट है ना, ये जो ग्राफ है, इसमें जीरो यूनिट्स पे भी 100 कॉस्ट आप दे रहे थे। इसका मतलब है ये हिस्सा फिक्स है, चाहे आप प्रोडक्शन करें या ना करें, ये आपने देना ही देना है। उसके ऊपर जो है ना सारी कॉस्ट में इजाफा आ रहा था, इसीलिए ये जो कॉस्ट है आपकी ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट होगी। तो ये थोड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन था, कंफ्यूजिंग था, तो ये आपने इस कॉन्सेप्ट को समझना है। ये 36, 37 ये हाइलो मेथड्स वाले हैं, ये उसमें डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब आ जाता है अ पर्टिकुलर कॉस्ट, व्हाट इज द अफेक्ट ऑन कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट पे क्या अफेक्ट होगा अगर आप एक्टिविटी को 50% से रिड्यूस कर दें। अ पर्टिकुलर कॉस्ट इज फिक्स्ड इन टोटल फॉर अ पीरियड। एक कॉस्ट है जो कि फिक्स्ड कॉस्ट है, एक कॉस्ट है जो कि फिक्स्ड कॉस्ट है। वो कह रहा है कि कॉस्ट पर यूनिट पे क्या अफेक्ट पड़ेगा अगर आप एक्टिविटी लेवल को 50% से कम कर दें, ठीक है। अब एक डमी एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल फिक्स कॉस्ट जो है वो आपकी है $100, और जो आपका एक्टिविटी लेवल है वो फर्ज करें आपका है 100 यूनिट्स, ठीक है। तो मैं अभी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट निकालता हूँ। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितनी होगी? 100 डिवाइडेड बाय 100, 100 डिवाइडेड बाय 100, मेरे पास आ गई 1। अब हम क्वेश्चन को फॉलो करते हैं कि अगर एक्टिविटी 50% से कम कर दी जाए तो कॉस्ट पर यूनिट पे क्या फर्क पड़ेगा। अब मैं एक्टिविटी लेवल को 50% से कम कर देता हूं। एक्टिविटी लेवल 100 यूनिट्स थी, 50% से रिड्यूस कर दिया, कितनी रहेगी? 50 यूनिट्स। अब मैं देखता हूं कि फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्या है। तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट क्योंकि फिक्स है वो तो सेम रहेगी, ऊपर फिक्स कॉस्ट है। अब यूनिट्स जो है वो चेंज हो चुके हैं, अब 50 यूनिट्स हो चुके हैं, तो कॉस्ट पर यूनिट जो है वो 2 हो गई है। कॉस्ट पर यूनिट 2 हो गई है, तो कितने का इंक्रीज आया है? $1 का। $1 से कॉस्ट पर यूनिट $2 हो गई है। लेकिन हमने इंक्रीज
परसेंटेज में शो करना है, हमने इंक्रीज परसेंटेज में शो करना है। तो परसेंटेज में हम कैसे शो करते हैं, उसके लिए मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ। ये फॉर्मूला आपको आगे भी कई जगहों पे जाके काम आएगा कि अगर आपने कोई किसी चीज का इंक्रीज निकालना होता है, इंक्रीज इन परसेंटेज, तो आप देखते हो चेंज क्या है, ठीक है। जो पुरानी फिगर और नई फिगर में चेंज क्या है, डिवाइड करते हो आप ओल्ड फिगर से। जो पुरानी फिगर है उससे आप डिवाइड करते हो, मल्टीप्लाई कर देते हो 100, पुरानी के हिसाब से आप चेंज देखते हो। तो चेंज दोनों में कितने का था, 2 - 1, $1 का चेंज था। पुरानी फिगर थी वो 1 थी, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, तो 100% आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज आपको बताता है। तो 100% से आपकी कॉस्ट बढ़ गई है, कॉस्ट पर यूनिट, एक थी दो हो गई है, यानी कि 100% से इंक्रीज हो गई है, 1 से 2 हो गई है, ठीक है। तो आंसर जो आपका आएगा वो आएगा 100%। ये फिक्स कॉस्ट थी, तो जो कॉस्ट ऊपर है वो सेम ही रहेगी, जस्ट एक्टिविटी लेवल को हमने रिड्यूस करना है। ये फॉर्मूला बड़ा क्रूशल है, आपने याद रखना, चेंज चेंज निकालने काफी काम आता है। ये जो ग्राफ है किस चीज को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये कर्व सा ग्राफ है, और कर्व सा ग्राफ आपको पता है ये क्योंकि कॉस्ट पर यूनिट क्या है, तो ये फिक्स कॉस्ट पर यूनिट को डिस्क्राइब कर रहा है। तो इसका आंसर जो है वो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट होगा। कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है, वैसे हमारा उसका है प्रोसेस कॉस्टिंग पे आएगा, लेकिन MA1 लेवल पे प्रोसेस कॉस्टिंग में आपने पढ़ा था कन्वर्जन कॉस्ट बेसिकली आप कहते हो लेबर और ओवरहेड्स या अदर एक्सपेंसेस की कॉस्ट को। तो मटेरियल्स के अलावा जितनी भी कॉस्ट होती है ना प्रोडक्शन से रिलेटेड, उसको आप कन्वर्जन कॉस्ट कहते हो। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, ये आगे जाके हम प्रोसेस कॉस्टिंग में पढ़ेंगे। इसके बाद अ पर्टिकुलर कॉस्ट इज क्लास्ड एज बीइंग सेमी वेरिएबल। एक कॉस्ट है जो कि सेमी वेरिएबल है। अगर एक्टिविटी आप 10% से बढ़ा देते हो तो कॉस्ट पर यूनिट पे क्या अफेक्ट होगा। अगर आप एक्टिविटी 10% से बढ़ा देती हो तो कॉस्ट पर यूनिट पे क्या अफेक्ट होगा, ठीक है। तो एक सिंपल सी लॉजिक है कि कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है। कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला होता है कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स, ठीक है। कॉस्ट कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स। अगर आप एक्टिविटी बढ़ा देती हो, नीचे वाली चीज बढ़ा देती हो, ठीक है, जो डिनोमिनेटर है वो बढ़ा देती हो, इसका मतलब है जो कॉस्ट पर यूनिट की फिगर है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, यूनिट्स के बढ़ाने से डिक्रीज हो जाएगी। तो रिड्यूसेस इसका आंसर होगा पहला। लेकिन दो चीजें उसने बताई हुई है, रिड्यूसेस इन प्रोपोर्शन टू चेंज इन एक्टिविटी, के जितनी एक्टिविटी चेंज हो रही है उतनी ही रिड्यूस होगी, या रिड्यूसेस बट रिड्यूसेस इन बट नॉट, सॉरी यहाँ पर लिखा है रिड्यूसेस बट नॉट इन प्रोपोर्शन टू चेंज इन एक्टिविटी। कम होगी लेकिन जितना एक्टिविटी कम हुई है उतनी ही कम होगी, ठीक है। और दूसरी चीज है रिड्यूसेस उतनी कम नहीं होगी, सॉरी, रिड्यूसेस इन प्रोपोर्शन टू चेंज इन एक्टिविटी, के जितनी एक्टिविटी लेवल यानी कि 10% से एक्टिविटी लेवल कम हुआ है तो 10% से ही कॉस्ट पर यूनिट कम होगी। तो हमने इन दोनों में बताना है कि क्या 10% से कम होगी या 10% से कम नहीं होगी। क्या कम जो होगी वो प्रोपोर्शन टू चेंज इन एक्टिविटी नहीं होगी। अगर 10% से आपकी एक्टिविटी इंक्रीज हुई है तो क्या कॉस्ट भी उतने ही फीसद से कम होगी 10% से या नहीं होगी। इसके लिए भी हम एक डमी एग्जांपल यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब फर्ज करें एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। अब उसका जो फिक्स हिस्सा है वो $40 है, और जो वेरिएबल हिस्सा है वो $60 है। तो टोटल कॉस्ट बन की 100, जिसमें से ये हिस्सा जो है ये फिक्स है और ये हिस्सा वेरिएबल है, ये 100 होगी। अब कॉस्ट पर यूनिट में यूनिट्स भी मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, फर्ज करें 100 यूनिट्स ही है, 100 यूनिट्स ही ले लेता हूँ। तो कॉस्ट पर यूनिट अभी मैं निकालता हूँ, तो 100 / 100 1 आ गई, अभी $1 है। अब मैं क्वेश्चन को फॉलो करता हूं, अगर मैं एक्टिविटी लेवल को 10% से इंक्रीज कर दूं तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी। फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही रहेगी, 40 रहेगी, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट होती है, वो चेंज होती रहती है। तो मतलब कि 60 है और 10% से अगर इंक्रीज कर गया तो इसका मतलब है अब 60 का 110% होगी ना, क्योंकि 10% से क्या होगी है, इंक्रीज होगी है। और इसका जो है आंसर क्या आएगा, 40 + 66। 10% से मैंने बढ़ा दिया, आप 10% से बढ़ा भी दें तो 60 का 10% 6 होता है, 60 में ऐड कर दें तो 66 हो जाएगा। तो अब ये कॉस्ट होगी आपकी 104। और क्योंकि आपकी एक्टिविटी भी 10% से बढ़ गई है तो पहले यूनिट 100 थे, तो अब जो यूनिट्स हैं वो कितने हो जाएंगे, 110 हो जाएंगे। अब मैं अब कॉस्ट पर यूनिट लेता हूँ, तो कॉस्ट जो है मेरी 104 है, यूनिट्स मेरे 110 हैं। इनको अब मैं कर लेता हूँ डिवाइड, 104 डिवाइडेड बाय, सॉरी यहाँ पर 104 नहीं होगा, 106 होगा, क्योंकि 66 था ना। तो 66 + 40 106, तो 106 डिवाइडेड बाय मैं कर देता हूँ 1110 मल्टीप्लाई बाय, बस ये ठीक है, डिवाइड बाय करना है।
106 डिवाइडेड बाय 110, तो ये मेरे पास आता है 0.96। कॉस्ट पर यूनिट मेरी 0.96 होगी। अब मैं इनका परसेंटेज निकालता हूँ, क्योंकि मैंने देखना है ना कि क्या उसी प्रोपोर्शन से चेंज हो रही है या नहीं। तो वही वही चीज मैं यूज करूंगा कि दोनों में जो चेंज है वो कितने का आया है, 1 - 0.96। 1 - 0.96। ओरिजिनल जो फिगर है वो आपकी आएगी, ओरिजिनल 1 है, उसी से हम कंपेयर करें, मल्टीप्लाई बाय 100। तो 1 - 0.96 0.04 आ गया, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल फिगर मैंने ली 1, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, तो 4%। इसका मतलब है कि जो ये रिडक्शन आई है ना 1 से 0.96, ये 4% की आई है। इसका मतलब ये है कि 10% की इंक्रीज हुई है, तो 10% से ही तो कॉस्ट पर यूनिट कम नहीं हुई ना, 4% से हुई है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो आंसर हमारा होगा वो होगा बी होगा, कि कम तो होगी लेकिन उस प्रोपोर्शन से नहीं होगी जिस प्रोपोर्शन से आपने यहाँ पर एक्टिविटी इंक्रीज की है। ठीक है, चेंज इन एक्टिविटी के हिसाब से नहीं होगी। और देखें ना, ये तो एक लॉजिकल भी बात है कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट में फिक्स वाला हिस्सा भी तो शामिल होता है ना, जो कि चेंज नहीं होता। तो वेरिएबल कॉस्ट, अगर तो आप एक्टिविटी लेवल इंक्रीज कर रहे हो तो वो वेरिएबल वाला हिस्से में इफेक्ट आएगा, इसमें नहीं आएगा। इसीलिए बिल्कुल उसी तरह जो है उसी प्रोपोर्शन से एक्टिविटी लेवल चेंज नहीं होगा। ये आप डमी एग्जांपल के थ्रू प्रूव भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसे एग्जांपल से आप करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और आपको चीजों की बेहतर समझ आएगी। तो कॉस्ट रिड्यूस तो हुई है, 1 से 0.96 हुई है, बिल्कुल हुई है, लेकिन उसी प्रोपोर्शन में नहीं हुई जिस प्रोपोर्शन में आपने एक्टिविटी को चेंज किया, यानी कि 10% से आपने बढ़ाई है, तो 10% से ही कम नहीं हुई। और इसकी सिंपल सी वजह यह है कि सेमी वेरिएबल में फिक्स हिस्सा भी होता है, ठीक है, तो और वेरिएबल हिस्सा भी होता है। तो ये डिपेंड करता है कि कितना फिक्स है कितना वेरिएबल है, उस हिसाब से चेंज होता है, एक्टिविटी के हिसाब से नहीं होता। 43 वाला ये हमने आइलो मेथड में इसकी बात हो चुकी है। अब इसके बाद ये डाटा रिलेट करता है अगले 3 क्वेश्चन। सबसे पहले उसने क्या पूछा हुआ है, फाइनल सेलिंग प्राइस क्या है। तो सेलिंग प्राइस निकालने का तरीका क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट में आप प्रॉफिट ऐड कर दो तो आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी। अब कॉस्ट में देख लेता हूँ और उसमें मैं प्रॉफिट को ऐड कर लूंगा। कॉस्ट ये सारी लिखी है, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर एक्सपेंसेस, ओवरहेड्स, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। कॉस्ट मुझे सारी टोटल में दी हुई है 60, कॉस्ट 60 आ गई। प्रॉफिट उसने मुझे बताया हुआ है कि कॉस्ट का 1/3 है, कॉस्ट का 1/3 है, यानी कि 60 का 1/3। प्रॉफिट इसका मतलब है 20, तो 60 + 20, सेलिंग प्राइस आपकी आ जाएगी 80। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। फिर उसने पूछा है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बता दो। ठीक है, तो देख लेते हैं। क्योंकि ये सारा कुछ आपको पर यूनिट ही दिया हुआ है, तो इसका मतलब बस यही है कि वेरिएबल कॉस्ट जितनी भी है उनको आप ऐड कर दो। वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पर कौन कौन सी है, डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल कॉस्ट होती है, डायरेक्ट लेबर वेरिएबल कॉस्ट होती है, डायरेक्ट एक्सपेंस वेरिएबल कॉस्ट होता है, डायरेक्ट कॉस्ट सारी की सारी ही वेरिएबल कॉस्ट होती है। उसके बाद ओवरहेड्स में वेरिएबल ये वाली है, ठीक है, वेरिएबल ओवरहेड 7, और नॉन मैन्युफैक्चरिंग में ये 2 वेरिएबल है। इन सबको मैं ऐड कर देता हूँ, 29 + 10 39, 42, 49 और 2 51। वेरिएबल कॉस्ट मेरी पर यूनिट है वो 51 है। उसने ये नहीं पूछा हुआ कि वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट है या नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, तो इसका मतलब है टोटल पूछ रहा है। फिर वो प्राइम कॉस्ट पूछ रहा है। प्राइम कॉस्ट सम ऑफ ऑल डायरेक्ट कॉस्ट होता है, तो 29 + 10 39 और 3 42 जो है आपकी प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। अगेन वही क्वेश्चन है वेरिएबल वाला, हाइलो मेथड वाला, यहाँ पर हम उधर हमने डिस्कस। फिर आता है 48 क्वेश्चन, कॉस्ट पर यूनिट फॉल्स ड्यू टू। अब ये ग्राफ है, उसमें आपको नजर आ रहा है कि जो जो यहाँ पर यूनिट्स बढ़ रहे हैं ना, कॉस्ट पर यूनिट कम हो रही है, कॉस्ट पर यूनिट कम हो रही है। तो क्या वजह हो सकती है, ठीक है, क्या वजह हो सकती है। लर्निंग कर्व इफेक्ट। लर्निंग कर्व का मतलब क्या होता है, लेबर में ये है एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। लर्निंग कर्व का मतलब ये होता है कि आप जो बेसिकली जो लेबर जब एक कंपनी को छोड़ के चला जाता है ना, जो नया लेबर है, उसको आते आते उसको आते आते कंपनी में एडजस्ट होते होते प्रोडक्शन वैसी करते करते काफी टाइम लग जाता है, सीखते हुए काफी टाइम लग जाता है। ठीक है, तो लर्निंग कर्व अगर हो तो इसका मतलब यही है ना कि पहले जो बंदा था, जो एक्सपीरियंस बंदा था, जब वो छोड़ के जाएगा वो हो सकता है 1 घंटे में 6 यूनिट्स बना रहा हो। अब जो नया बंदा है वो भी वही एफिशिएंसी तो नहीं दे सकता ना जो एक्सपीरियंस बंदा देगा, तो वो तो 1 घंटे में 2 यूनिट्स बना रहा होगा।
उसको ज्यादा घंटा लग रहा होगा, तो कॉस्ट उसको ज्यादा कंपनी को पे करनी पड़ी होगी, तो कॉस्ट पर यूनिट तो बढ़ेगा ना, इंक्रीज होगा। तो ये तो फॉल का ग्राफ है। ओवर टाइम से भी कॉस्ट पर यूनिट आपका बढ़ेगा। ओवर टाइम जब एक बंदा करेगा तो जाहिर सी बात है ना, ओवर टाइम का आपको उसको पैसे देने पड़ेंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ डिस्काउंट फॉर मटेरियल्स, कि अगर आपको डिस्काउंट मिल रहा है, अगर डिस्काउंट आपको मिल रहा है तो कॉस्ट में कमी आती है, ठीक है। ये तो एक चीज प्रूव है कि कॉस्ट में कमी आती है। अभी जो स्टेप वाइज कमी आई है, ये क्यों आई है, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। देखें डिस्काउंट क्या होता है। फर्ज करें आपने 100 kg लेने हुए ना, आपके सप्लायर ने कहा यार मैं तुम्हें जो रेट लगाऊंगा ना $4 पर केजी लगाऊंगा। फिर 200 kg पे सप्लायर ने आपको कहा कि यार मैं $2 पर केजी आपको रेट लगा दूंगा, डिस्काउंट दे दूंगा। 300 kg पे सप्लायर ने कहा कि यार मैं तुम्हें चलो $1 लगा देता हूँ। तो देखे ना, जो डिस्काउंट है, अवेलेबिलिटी ऑफ डिस्काउंट पर मटेरियल, अवेलेबिलिटी ऑफ डिस्काउंट फॉर मटेरियल जो है, उसकी वजह से कॉस्ट में कमी आ रही है ना आपकी कॉस्ट पर यूनिट में। ये पर यूनिट ही तो है ना, पर केजी, यहाँ पर हमने यूनिट्स को यूनिट केजी लिया हुआ है, तो पर केजी कमी आ रही है। और ये देखें स्टेप वाइज कमी आ रही है कि 100 kg तक जो है ना, ये यहाँ तक 100 kg बनता है, कॉस्ट यहाँ पर 4 है। यहाँ पर 100 kg बनता है, कॉस्ट 4 है। जैसे ही 200 kg से आपने अबव का ऑर्डर प्लेस किया ना, तो कॉस्ट में आपको क्या लगाऊंगा, 2 लगाऊंगा, ठीक है। तो ये ऐसे जो है ना, एक एक स्टेप वाइज जो है ना कॉस्ट में कमी आ रही है। अगर आप 300 kg से अबव लोगे तो मैं आपको कॉस्ट 1 लगाऊंगा। तो देखें ना, जो डिस्काउंट्स है उसकी वजह से कॉस्ट पर यूनिट कम होगी, बिल्कुल कम होगी। और ये ग्राफ वो रिप्रेजेंट करता है। तो जो बेस्ट सूट जो कर रहा है ना, वो ऑप्शन सी इस ग्राफ को कर रहा है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद है कंपनी कैरीज आउट प्रोडक्शन इन अकॉर्डेंस विद द स्पेशल रिक्वायरमेंट्स ऑफ ईच कस्टमर। कंपनी कस्टमर के हिसाब से कोई काम करती है, तो कौन सा कॉस्टिंग मेथड होता है। कॉस्टिंग मेथड अभी हमने यहाँ पर तो नहीं पढ़े, हमने पढ़ने, लेकिन MA1 में आपको याद होगा कि जॉब कॉस्टिंग ऐसा मेथड होता था, जो हम कस्टमर के स्पेशल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से चीजें बनाते थे, वो जॉब कॉस्टिंग होता था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है, यूजिंग द फॉर्मूला अबव व्हाट आर द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इन द पीरियड। अबव फॉर्मूला उसने आपको बताया है कि फॉर्मूला उसने दिया है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। वाई का मतलब होता है टोटल कॉस्ट, a का मतलब होता है फिक्स कॉस्ट, b का मतलब है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और x का मतलब है नंबर ऑफ यूनिट्स। तो अगर आपको याद हो, यही फॉर्मूला हमने हाइलो मेथड में भी पढ़ा था। वही चीज है, जस्ट चीजें आपने पुट करनी है। फिक्स कॉस्ट आपने निकालनी है, यानी कि आपने a निकालना है। a का आंसर क्या होगा, y माइनस बी एक्स। अब मैं यहां से उठा लेता हूँ डाटा। अ कंपनी हैज अ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 12.2 पर यूनिट एंड टोटल कॉस्ट फॉर आउटपुट ऑफ 7400 यूनिट्स इन अ पीरियड ऑफ 156980। टोटल कॉस्ट है 156980। बल्कि यहाँ पर ये तो फिक्स कॉस्ट है ना हमारी, टोटल कॉस्ट यहाँ पर मेरे पास आ गई 156980, माइनस बी जो है वो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 12.2 दिया हुआ है, एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स है वो 7400 है। तो उसको आप सॉल्व कर लें। 156980 माइनस 2400 माइनस 12.2, तो ये आपके पास 66700 आ जाएगा। तो इसका मतलब है फिक्स कॉस्ट 66700 है। वही आइलो मेथड वाला ही फॉर्मूला है, जस्ट इक्वेशन की फॉर्म में दिया हुआ है। अब एक और क्वेश्चन है, द रिडक्शन इन टोटल कॉस्ट पर यूनिट comparing to the cost for 8000 units per period with the unit cost currently being incurred is। वो कह रहा है कि कितनी कॉस्ट पर यूनिट में कमी आई है अभी से, और अभी की प्रोडक्शन से, और पहले कितनी थी और अब कितनी है, तो कितनी कमी आई है डॉलर में हमने बतानी है। तो सिंपल है, कॉस्ट पर यूनिट में निकाल लेता हूँ, मैं ऊपर पढ़ता हूँ। कंपनी करेंटली प्रोड्यूसेस 6000 यूनिट्स, कॉस्ट पर यूनिट में यहाँ पर निकाल लेता हूँ, कॉस्ट ऊपर आ जाएगी, यूनिट्स 6000 मेरे पास आ गए। Of its single product each period incurring total variable cost of 60,000 and fixed cost of 42,000। तो अभी जो कॉस्ट है वो 60 प्लस 42 कितनी हो जाएगी, 102,000। 102,000 डिवाइड बाई 6,000, तो अभी जो कॉस्ट पर यूनिट है वो है 17। अब चेंज होने के बाद क्या होगी, अब प्रोडक्शन जो है वो आपकी 8,000 यूनिट से बढ़ जाएगी, ठीक है, अगर कैपेसिटी आप इंक्रीज करें, जिसकी वजह से वेरिएबल कॉस्ट भी और फिक्स कॉस्ट भी चेंज हो जाएगी। 8,000 यूनिट्स पे, यानी कि जब आप प्रोडक्शन आपकी 8,000 यूनिट्स हो जाएगी, तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट 76,000 हो जाएगी और फिक्स कॉस्ट 50,000 हो जाएगी। तो मैं कॉस्ट पर यूनिट अभी निकाल लेता हूँ। 76 प्लस 50 से मेरे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी, जो कि हो जाएगी 126,000।
126,000, और अब जो यूनिट्स हैं वो 8,000 हो गए। तो 126,000 डिवाइडेड बाई 8,000 मुझे दे देगा 15.75। तो 17 से कॉस्ट पर यूनिट 15.75 में आ जाएगी, इसका मतलब है 1.25 का डिक्रीज है। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपने कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है, दैट्स इट। अब इसमें वो पूछ रहा है कि ये कौन से कोड जो हैं उसने करेक्ट किए हुए हैं। डायरेक्ट मटेरियल के जो आप कोड बनाते हो वो 1000 से 1999 के बीच में बनाते हो, डायरेक्ट लेबर का 2000 से 2999 के बीच में, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का 3000 से 3999 के, और प्रोडक्शन ओवरहेड्स का 4000 से 4999 के। वो पूछ रहा है कि कौन सा कोड जो है आपने करेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो आपने करेक्ट बताना है, 3 इनकरेक्ट हैं, एक करेक्ट है। पहला है 4160 वेजेस ऑफ ऑपरेटिव्स हु वर्क ऑन प्रोडक्ट। अब जो बंदे प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं उनकी जो वेज होती है, सैलरी होती है, वो क्या होती है, डायरेक्ट कॉस्ट होती है, डायरेक्ट लेबर होती है। तो डायरेक्ट लेबर का कोड आप 2 फिगर से शुरू करते हो, लेकिन यहाँ पे इसने 4160 से किया हुआ है, ये तो इसने गलत किया हुआ है। सेकंड, वेजेस ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर को देख के मुझे पता चल गया कि ये इनडायरेक्ट लेबर है, और बेसिकली इनडायरेक्ट लेबर है तो उसका मतलब है ओवरहेड्स है, और ओवरहेड्स का जो कोड है आप कहाँ से करते हो, 4000। देखे ना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का सुपरवाइजर है, यानी कि वो इनडायरेक्ट कॉस्ट जिसका ताल्लुक प्रोडक्शन से है तो वो प्रोडक्शन ओवरहेड्स कहलाता है, और प्रोडक्शन ओवरहेड्स का कोड आप 4000 से स्टार्ट करते हो। इसने 2430 से किया हुआ, तो इसने ये भी गलत किया हुआ है। उसके बाद है क्लीनिंग मटीरियल्स, क्लीनिंग मटीरियल। तो क्लीनिंग मटीरियल जो है, अब यहाँ पर उसने 1670 किया है। अब यहाँ पर मटेरियल जो है वो डायरेक्ट मटेरियल है। डायरेक्ट मटेरियल का मतलब क्या होता है, जो कि प्रोडक्शन, जो कि जिससे प्रोडक्शन हुई होती है, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल का मतलब होता है मटेरियल जो कि इन्वॉल्व हुआ होता है प्रोडक्शन में डायरेक्टली, जिसको आप ट्रेस कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब क्लीनिंग की आपको बात याद हो, अगर मैंने क्लास में भी समझाई थी कि क्लीनिंग जो होती है उसके लिए हम ऑयल जो यूज करते हैं, फ्लूइड, लुब्रिकेंट्स, वो सारे क्या होते हैं, इनडायरेक्ट मटीरियल्स होते हैं। इनडायरेक्ट मटीरियल्स, इनडायरेक्ट मटीरियल्स हैं, इसका मतलब क्या है कि वो ओवरहेड्स हैं, ठीक है। और क्योंकि वो प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट होता है, जाहिर सी बात है, जिस चीज की आप क्लीनिंग कर रहे होते हो उसी चीज से आप अगर प्रोडक्शन कर रहे हो तो वो प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट है। ये प्रोडक्शन ओवरहेड हो गया। तो क्लीनिंग मटेरियल प्रोडक्शन ओवरहेड है, उसको आपने 4 से कोड करना स्टार्ट करना था, जबकि इसने 1670 से किया हुआ है, तो ये भी गलत किया हुआ है। फाइनली जो लास्ट है, रॉयल्टीज फॉर द कंपोनेंट यूज्ड इन मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट। रॉयल्टीज जो होते हैं, मैंने आपको बताया था, डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, और डायरेक्ट एक्सपेंस 3 से कोड स्टार्ट होता है, तो इसने ये कोड सही किया हुआ है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। इसके बाद आ जाता है 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट यूनिट क्या होता है, उसकी उसकी एग्जांपल आपने बतानी है। कॉस्ट यूनिट आपको पता है कि यूनिट होता है किसी प्रोडक्ट का, ठीक है, उसको आप कॉस्ट यूनिट कहते हो। मशीन पार्ट्स आर असेंबल्ड इन अ फैक्ट्री, एक फैक्ट्री में आप मशीन पार्ट को असेंबल करते हो। वन ऑफ द कंपोनेंट्स यूज्ड इन असेंबलिंग मशीन पार्ट MP7, मशीन का पार्ट जो है, एक मशीन का पार्ट है MP7, उसको बनाने के लिए जो आप कंपोनेंट यूज करते हो उसका नाम है C6। तो वो पूछ रहा है कि यार मुझे बताओ कि कॉस्ट यूनिट क्या ले सकते हो आप फैक्ट्री में। तो एक यूनिट ऑफ कंपोनेंट C6, क्या कंपोनेंट C6 का एक यूनिट कॉस्ट यूनिट होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कंपोनेंट C6 तो कंपोनेंट है ना, पार्ट है जो कि इस मशीन पार्ट को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये तो एक तरह का मटेरियल हो गया ना। मटेरियल की डेफिनेशन मैंने क्या कहा था कि मटेरियल जो प्रोडक्शन के लिए, नॉन प्रोडक्शन एक्टिविटीज के लिए आपके पास जो कंपोनेंट्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, वो मटेरियल कहलाते हैं। कंपोनेंट्स या पार्ट्स का मतलब ये होता है कि चीज को बनाने में क्या चीज इन्वॉल्व है, ठीक है। तो कंपोनेंट C6 जो हुआ वो तो एक तरह का आपका मटेरियल हो गया ना, जो इस पार्ट को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। आप असेंबल कर रहे हैं पार्ट, ये पार्ट बनाने के लिए आपका C6 इस्तेमाल हो रहा है। तो एक कंपोनेंट C6 के एक यूनिट को आप कॉस्ट यूनिट नहीं कह सकते, ठीक है। कंपोनेंट C6 के एक यूनिट को आप कॉस्ट यूनिट नहीं कह सकते। आगे, अ यूनिट ऑफ मशीन पार्ट MP7, जो मशीन का पार्ट है उसका यूनिट जो है, क्या वो कॉस्ट यूनिट हो सकता है, यस। यस, वो जो मशीन का जो मशीन पार्ट MP7 इटसेल्फ एक यूनिट है, तो वो कॉस्ट यूनिट आप फैक्ट्री में कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। मशीन पार्ट MP7 ही तो आप उसको बेसिकली असेंबल कर रहे हो ना, वो तो आपका एक यूनिट हो गया जिसपे आप काम कर रहे हो, उस यूनिट पे आप काम कर रहे हो, और उसको उस यूनिट पे काम करने के लिए जो चीज आप इस्तेमाल कर रहे हो वो कंपोनेंट C6 है, ठीक है। तो कॉस्ट यूनिट जो है वो आप ये इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी कॉस्ट पर यूनिट उसने नहीं पूछा हुआ, कॉस्ट यूनिट पूछा हुआ कि यूनिट किसी चीज को मेजर करने के लिए आप यूनिट क्या इस्तेमाल कर सकते हो। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर होगा।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पिक place a tick in the column to indicate which two of the following cost classification can be applied to straight line depreciation of office equipment. स्ट्रेट लाइन जो डेप्रिसिएशन होती है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है, ऑफिस इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन है, तो इनमें से किस किस जगह पे आप उसको क्लासिफाई कर सकते हो? तो एक्सपेंस डेप्रिसिएशन एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो बिल्कुल ये तो यहाँ पर आएगा। पीरियड कॉस्ट मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था कि डेप्रिसिएशन फॉर द होल ईयर होती है, फॉर द पीरियड होती है, तो वो एक पीरियड कॉस्ट है, ये पीरियड कॉस्ट होगा। प्रोडक्शन क्यों नहीं है? प्रोडक्शन क्यों नहीं है? देखें, ऑफिस इक्विपमेंट की है। ऑफिस इक्विपमेंट एक नॉन प्रोडक्शन चीज है, एडमिनिस्ट्रेटिव चीज है, इसकी जो कॉस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में आती है, इसीलिए ये जो है वो प्रोडक्शन नहीं हो सकती। अगर वो कहता कि स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन किसी मशीन की है, तो मशीन क्योंकि प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती है, तो वो प्रोडक्शन में भी क्लासिफाई हो सकती थी। लेकिन ये ऑफिस इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन है, और ऑफिस इक्विपमेंट एक एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है, यानी कि नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है, इसलिए वो प्रोडक्शन में फॉल नहीं करेगी। बाकी डेप्रिसिएशन मैंने आपको बताया कि चाहे वो रिड्यूसिंग बैलेंस हो या स्ट्रेट लाइन हो, वो वेरिएबल होती है फॉर द पीरियड, सॉरी फिक्स होती है फॉर द पीरियड। तो ये ना प्रोडक्शन होगी ना वेरिएबल, ये बात याद रखनी है, ठीक है। ये अगर ऑफिस इक्विपमेंट ना होता, किसी और मशीन की डेप्रिसिएशन होती, तो वो प्रोडक्शन में भी जा सकती थी। पीरियड कॉस्ट का मतलब होता है जो कि फॉर द होल पीरियड होती है, जैसे रेंट हो गया आप पूरे पीरियड का देते हो, इंश्योरेंस होगी पूरे पीरियड की देते हो, डेप्रिसिएशन आप साल के आखिर में पूरे पीरियड की निकालते हो, तो ये पीरियड कॉस्ट होती है। एक और क्वेश्चन आ गया फिर वही इंक्रीज डिक्रीज वाला, कि अगर आप आउटपुट को 25% से इंक्रीज कर दो, तो टोटल कॉस्ट पर यूनिट पे क्या अफेक्ट होगा? तो पहले तो मैं कॉस्ट पर यूनिट अभी निकाल लेता हूँ, फिर मैं आउटपुट को इंक्रीज करके देखता हूँ क्या फर्क होगा। तो कॉस्ट सारी मेरे सामने 6000 प्लस 4000 10,000 12,000 और 20,000। 20,000 मेरे पास कॉस्ट आ गई, और यूनिट्स मेरे पास आ गए 1000, तो कॉस्ट पर यूनिट आ गई 20। अब अगर आउटपुट 25% से इंक्रीज कर जाता है, तो इस पर क्या इफेक्ट होगा? अब अगर आउटपुट इंक्रीज कर रहा है 25% से, तो इसका मतलब क्या है कि वेरिएबल जो है, वेरिएबल वेरिएबल कॉस्ट है, वो भी इंक्रीज करेगी, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट विद लेवल ऑफ एक्टिविटी इंक्रीज करती है। जबकि जो फिक्स ओवरहेड्स हैं वो तो फिक्स ही रहते हैं, तो वो तो सेम रहेंगे। तो सिंपली आपने क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ आपने वेरिएबल कॉस्ट को इंक्रीज कर देना है, फिक्स कॉस्ट को सेम रखना है। वेरिएबल कॉस्ट को मैं इंक्रीज कर देता हूँ, 12,000 वेरिएबल कॉस्ट है, उसको मैं 25% से इंक्रीज कर देता हूँ, मैं डायरेक्ट 125% से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक ही बात है, ठीक है। आप 25% लेके 12,000 में ऐड भी कर सकते हैं, डायरेक्ट काम भी कर सकते हैं। तो 12,000 मल्टीप्लाई बाय 125% आपको दे देगा 15,000। यानी कि आपकी वेरिएबल कॉस्ट जो है पहले यहाँ पर 12,000 थी, अब 15,000 होगी, क्योंकि 25% से आउटपुट इंक्रीज हो गया है, और वेरिएबल कॉस्ट आपको पता है आउटपुट के इंक्रीज होने से इंक्रीज होती है। फिक्स कॉस्ट सेम रहती है, वो मैं 8,000 यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, तो अब टोटल कॉस्ट मेरी कितनी हो जाएगी? 23,000। तो अब मैं कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेता हूँ, कॉस्ट मेरी होगी 23,000, लेवल ऑफ एक्टिविटी मेरा जो है वो 25% से बढ़ गया है, 1000 यूनिट्स था, तो इसका मतलब है अब कितना हो जाएगा, 1000 का 125% 1250। 1000 यूनिट्स थे पहले, अब 25% से बढ़ गया है, तो इसका मतलब है कि अब 1250 यूनिट्स हो गए। अब मैं कॉस्ट पर यूनिट लेता हूँ, 23,000 डिवाइडेड बाय 1250, तो ये आ जाएगा 18.4। इसका मतलब है 20 से 18.4 हो गया है, यानी कि 1.6 से आपकी कॉस्ट डिक्रीज हो चुकी है। ऐसी चीजों में या आपने जहन में अपनी चीजें याद रखनी, कौन सी कॉस्ट वेरिएबल है, क्योंकि वेरिएबल जो है वो एक्टिविटी लेवल के इंक्रीज या डिक्रीज होने से कम या ज्यादा होती है, फिक्स सेम रहती है। तो ये आपने सारी चीजें जहन में रखनी है और फिर कैलकुलेशन करनी है। एट द एंड जो है ना, सब बेसिक्स पे ही आपकी बात आ जाती है, कितनी क्लियर है। उसके बाद है, place a tick on a column to indicate which two of the following expenses that may be part of cost accounts but not the financial accounts। कौन से इनमें से जो खर्चे हैं वो कॉस्ट अकाउंट्स का पार्ट होते हैं? तो कॉस्ट अकाउंट्स में कॉस्ट रिलेटेड चीजें ही होती हैं, तो इंटरेस्ट जो है वो एक कॉस्ट होती है, वो भी या कॉस्ट अकाउंट्स में आएगी। जो रेंट है डिफरेंट कॉस्ट सेंटर्स का, बिल्डिंग्स का, वो ठीक है, वो बेसिकली वो भी कॉस्ट से रिलेटेड ही चीजें, तो कॉस्ट में आएगी। बाकी डिस्काउंट जो है वो फाइनेंशियल अकाउंट का पार्ट होती है, कॉस्ट अकाउंट का पार्ट। इसके बाद है, अगेन वैसा ही क्वेश्चन आ गया कि एक्टिविटी लेवल के इंक्रीज डिक्रीज होने से क्या फर्क पड़ेगा। एक कॉस्ट है वो सेमी वेरिएबल है, कॉस्ट पर यूनिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर आप 20% से एक्टिविटी को रिड्यूस करते हैं? तो सिंपल तो लॉजिक देखे, सिंपल लॉजिक है। अगर तो आप एक्टिविटी लेवल को रिड्यूस कर रहे हो, यानी कि डिनोमिनेटर को कम कर रहे हो, तो कॉस्ट पर यूनिट ज्यादा हो जाएगा। तो ये चीज तो श्योर है कि कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज होगी, क्योंकि डिनोमिनेटर वाली फिगर क्या हो रही है,
कम हो रही है तो इसका मतलब है कॉस्ट पर यूनिट ज्यादा होगा। अब इसमें उसने पूछा हुआ है कि क्या 25% से इंक्रीज कम होगा या 25% से इंक्रीज ज्यादा होगा। अब इसके लिए हमें अगेन वही कॉन्सेप्ट डमी एग्जांपल वाला यूज करना पड़ेगा। तो मैं वही काम करता हूँ जो मैंने पहले किया था। सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है, उसमें 40 हिस्सा फिक्स है, 60 हिस्सा वेरिएबल है, टोटल कॉस्ट आ गई 100। और यूनिट्स जो है वो 100 यूनिट्स ले लेता हूँ मैं। ये यूनिट्स इसलिए लेता हूँ क्योंकि ये कैलकुलेशन में आसानी होती है। 100 के अराउंड बोर्ड फिगर हो, आप जो मर्जी यूनिट्स ले लेना, कॉन्सेप्ट को सही लॉजिकली इस्तेमाल करें, फिक्स को वैसे ही रहने दें, वेरिएबल को बढ़ा दें, यूनिट्स को बढ़ा दें, तब भी आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। लेकिन ये क्योंकि थोड़ा इजी नंबर है इसलिए मैं ये वाला यूज करता हूँ। तो अब मैं कॉस्ट पर यूनिट निकालता हूँ, अगेन वही 100 कॉस्ट है, 100 कॉस्ट पर यूनिट आ गया 1। अब मैं देखता हूँ क्वेश्चन को फॉलो करके कि क्या इफेक्ट होता है। अब वो कह रहे हैं एक्टिविटी लेवल 20% से कम हो गया, तो फिक्स कॉस्ट 40 वही रहेगी। ये जो 60 है ना, ये अब 20% से कम हो गया, यानी कि ये अब सिर्फ 80% रह गया। तो 60 का मैं 80% ले लूंगा, तो 40 और 60 का 80% कितना होता है, 48 होता है। तो 40 और 48 मेरे पास आ जाएगा 98। तो कॉस्ट मेरे पास 98 आ गई। यूनिट्स जो है वो भी 20% से कम हो गए, पहले 100 मैंने लिए थे, तो इसका मतलब अब कितने हो गए, 80 यूनिट्स हो गए। अब मैं कॉस्ट पर यूनिट निकालता हूँ, कॉस्ट है 98 और यहाँ पर ये 1000 नहीं है, यहाँ पर ये 100 है। कॉस्ट है 98 और यूनिट्स हैं 80। तो 98 डिवाइडेड बाई 80 में करता हूँ, 98 डिवाइडेड बाई 80, तो ये मेरे पास आ जाता है 1.22। 1.22, तो कॉस्ट मेरी 1 से 1.22 हो गई है। अब मैं इंक्रीज निकालता हूँ, इंक्रीज निकालने का वही जो मैंने आपको तरीका बताया था कि 1.22 दोनों के दरमियान फर्क डिवाइड कर देना है, ओरिजिनल फिगर से मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। तो 1.22 माइनस 1 0.22 आ गया, डिवाइडेड बाय 1.22 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 100 22% आ गया। 22% ये इंक्रीज हुई है, लेकिन 22% हुई है, यानी कि लेस देन 25% हुई है। तो 57 का जो आंसर आएगा वो आपका सी आएगा, ठीक है। तो कॉस्ट इंक्रीज होगी लेकिन लेस देन 25% होगी। ये सेमी वेरिएबल में होता है क्योंकि फिक्स एलिमेंट भी होता है, वेरिएबल एलिमेंट भी होता है। तो वो बेसिकली चेंज इन एक्टिविटी के साथ इंक्रीज डिक्रीज का उसका ताल्लुक नहीं होता। इंक्रीज डिक्रीज का ताल्लुक इससे होता है कि यार फिक्स हिस्सा कितना है और वेरिएबल हिस्सा कितना है। तो अगर आप 20% एक्टिविटी लेवल को रिड्यूस करेंगे तो जो आपकी कॉस्ट है बेसिकली वो इंक्रीज, क्योंकि आप एक्टिविटी को कम कर रहे हो, 100 यूनिट से 80 यूनिट्स हो गया, नीचे वाली चीज जो है वो बेसिकली कम हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी कॉस्ट पर यूनिट तो ज्यादा होगी होगी, लेकिन कितने परसेंट से होगी तो वो हमने बताना था। तो ये इंक्रीज होगी लेकिन 25% से कम कम इंक्रीज होगी। A business designs, stitches, and assembles tailored business suits and sells these directly to the public over the internet. It uses a mixture of cost units and cost centers. Which of the following would be deemed to be a cost center? इसने गलती से यहाँ पर कॉस्ट यूनिट्स लिख दिया है, तो आपने इनमें से बताना है कि कॉस्ट सेंटर कौन सा है, ठीक है। कॉस्ट पर लेंथ पर वर्ड अगर आ गया तो उसका मतलब है एक चीज की, तो वो तो यूनिट होगी, कॉस्ट सेंटर नहीं होगी। एक डिपार्टमेंट है उसकी कॉस्ट कॉस्ट सेंटर होगी, डिजाइन डिपार्टमेंट। टीम है, यस टीचिंग टीम है, तो उस टीम की कॉस्ट भी जो है क्या होगी, कॉस्ट सेंटर होगी, क्योंकि आप उस टीम से एसोसिएटेड जितनी भी कॉस्ट है उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। एक स्टिचिंग एक फंक्शन एक एक्टिविटी है। कॉस्ट पर ड्रेस है, पर ड्रेस अगर पर वर्ड आ जाता है तो उसका सिंपल सा मतलब ये है कि वो यूनिट है। बाकी कॉस्ट ऑफ डिलीवरी, यहाँ पर उसने ये नहीं लिखा हुआ कि कॉस्ट पर डिलीवरी, कि डिलीवरी की आपको क्या कॉस्ट पड़ती है, ठीक है। तो डिलीवरी की जो कॉस्ट है वो जो डिलीवरी डिपार्टमेंट होगा जो डिलीवर करेगा उसकी उससे एसोसिएटेड जो जो डिलीवरी फंक्शन है जितनी भी कॉस्ट है उसको हम सेपरेटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो डिलीवरी कॉस्ट ऑफ डिलीवरी भी आपका कॉस्ट सेंटर होगा। अगर तो वो कहता है कॉस्ट पर डिलीवरी, ठीक है, या कॉस्ट ऑफ डिलीवरी पर वन ड्रेस, तो पर अगर वो कहता तो एक यूनिट है, लेकिन उसने डिलीवरी एज अ होल का है, उसका मतलब है वो डिलीवरी डिपार्टमेंट की बात कर रहा है या डिलीवरी फंक्शन की बात कर रहा है, तो वो आपका कॉस्ट सेंटर होगा। तो ये आपका कॉस्ट क्लासिफिकेशन का था किट। इसमें आपने देख लिया होगा कि क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल बीच बीच में काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू MM1, ठीक है। तो लेक्चर जो आपने देख लिया उससे आपकी बेसिक्स बनेंगी। असल जो आपकी पॉलिश होंगी चीजें, जो आपके कॉन्सेप्ट कंक्रीट होंगे, वो किट्स के थ्रू होंगे। तो किट्स के एक एक क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है।